जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग एकदम अच्छे से होली खेलिए। आज मैं आप लोग के लिए यूपीएसआई रीजनिंग सीरीज 6 लेकर आया हूं। इस सीरीज में यूपीएसआई 2021 के रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सबको मैंने सॉल्व करा रहा हूं। आशा करता हूं आप सभी को बहुत अच्छे लगेगा यह सीरीज। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है वेन आरेख का। वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेरों और बाघों को दर्शाती है लेकिन तेंदुओं को नहीं? तो हम चलेंगे फिगर पे। आप देखेंगे शेर कहाँ पे, शेर किसको दर्शा रहा है? ट्रायंगल को इंडिकेट कर रहा है, ट्रायंगल को इंडिकेट कर रहा है। और बाघ यहाँ पे सर्कल है, ठीक है। तो हमको कहाँ जाना है? ट्रायंगल और सर्कल पर। ट्रायंगल यहाँ पे है और सर्कल यहाँ पे है, ठीक। तेंदुआ को ध्यान नहीं देना है क्योंकि यहाँ पे तेंदुओं के बारे में नहीं पूछा है। यहाँ पे मेंशन किया लेकिन पूछा नहीं है। तो हमको क्या देखना है? ट्रायंगल और सर्कल। अब ट्रायंगल और सर्कल में कौन सा है हमको वही देखना है, इसके अलावा और कोई नहीं देखना है। तो ट्रायंगल और सर्कल में हमको सिर्फ कौन सा दिख रहा है? 7 दिख रहा है। यहाँ पे जो 7 है, जो 7 दिख रहा है, ये वाला 7, यही क्या है, किन के बीच में है? ट्रायंगल और सर्कल के बीच। यही क्या है? शेर और बाघों को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट पहले का, ठीक। वेन आरेख बहुत सिंपल है, बस खाली आपको जो पूछा है उस पर ध्यान देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 इस सीरीज का क्वेश्चन है। श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करना है, मतलब इसके बाद क्या आएगा आपको बताना है। अब देखते हैं क्या है भैया। ये 13, 14, 14, 16, 32, 35, 105 हमको इसके बाद बताना है, ठीक है। तो इस सीरीज में देख रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ रहा है एकाएक, फिर इसके बाद तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब इसमें क्या है? हो सकता है कि मल्टीप्लाई, हो सकता है जोड़ हो, ठीक। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। तो एक सीरीज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ में आता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एक एक गैप करके लेंगे इसमें। पहले हम इसका देखते हैं। 13 गुणे 1 + 1 करेंगे तो 14 आएगा। फिर इसका देखते हैं, 14 गुणे 2 + 2 का स्क्वायर करेंगे तो 32 आएगा। 14 दूनी 28, 28 और 32। अब 32 का 105 में करके देखते हैं। 32 गुणे 3 + 3 का स्क्वायर, ठीक है। 32 3 96, 96 9 105 आएगा। तो मतलब क्या, ये वाला सीरीज तो फॉलो कर रहा है। इसी प्रकार हम इन वाले गैप को देखेंगे, ठीक है। अब 14 में क्या करेंगे? 14 गुणे 1 + 2 करेंगे तो 16 आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे? 16 गुणे 2 + 3 करेंगे तो 35 आएगा। इसी प्रकार ये वाला सीरीज कैसे हो जाएगा? 35 गुणे 3 + 4, तो 35 यहाँ कितना हो जाएगा? 105 + 1
4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 109। अगर हम इसके आगे जाना चाहते हैं तो ये वाला नियम लग जाएगा, नीचे वाला। ठीक, इसमें 2 सीरीज फॉलो हो रहा है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ठीक, मतलब क्या, जो नीचे वाला में है उसमें एक का गुणा मतलब कर रहे हैं प्लस उसी का स्क्वायर कर रहे हैं, और इसमें क्या था, एक का गुणा करने के बाद उससे एक ज़्यादा वाले को ऐड कर रहे हैं। ठीक, जब इसमें हम क्या करेंगे 4 गुणे प्लस 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 436 हो जाएगा ये। ठीक, लेकिन हमको यहीं तक पूछा था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 109। 105 के बाद ही पूछा था तो इसका राइट आंसर 109 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 109। ठीक, ये थोड़ा सा क्वेश्चन था, सोचने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दो व्यक्ति ए बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं। मान लीजिए क्या है, एक बिंदु है, ए पूर्व में 3 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व में कहाँ चलता है 3 किलोमीटर, तो पहले ए को चलाएंगे, चला 3 किलोमीटर, फिर उसके बाद क्या करता है दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ गया और 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है 5 किलोमीटर। फिर उसके बाद क्या करता है बाएं मुड़ता है, कितना चलता है 4 किलोमीटर, तो बाएं मुड़ा 4 किलोमीटर चला, चलने के बाद रुक गया यहीं पे। अब किसकी बारी आती है, बी की बारी आती है। यहाँ पे ए पहुंच गया है ना, अब बी की बारी आती है। बी पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, अब दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो दाएं ऊपर की तरफ मुड़ेगा, मुड़ गया 2 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ने के बाद कितना चल रहा है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चल दिया, ये 10 किलोमीटर चला है। कैसे मैंने यहाँ तक लेकर आया, क्योंकि 3 3 6 इधर था 4 इधर। ठीक, तो इसी के ए के बराबर ही चलेगा। अब हमको बताना है ये बी यहाँ पे पहुँच गया, हमको बताना है ए से बी कितनी दूरी पे है, मतलब ए से बी की दूरी बताना है। ठीक, 3 3 6, ये भी 5 होगा, 4 होगा, सॉरी ये 4 होगा। अब जब 5 वाले को ऊपर इसके मिलाएंगे तो ये 5 होगा, तो इसी साइड में ये भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ए क्या होगा, सॉरी 5 का हम कर रहे हैं, ये 2 होगा, क्योंकि इसके बराबर ए वाला होगा। अब इसके बराबर ए वाला तो ये भी 2 हो जाएगा, इसके बराबर ए तो ये 5 हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर। तो ए से बी की दूरी कितनी हो जाएगी 7 किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दी गई श्रृंखला में असंगत छवि ज्ञात कीजिए। असंगत छवि ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पे ए है वाई है, ए वाई का जोड़ कितना दिया है 26, तो ए का 25, ए का 1 होता है और वाई का 25 होता है, तो 25 से 26। बी का 2, जेड का 26, 26 2 28 सही है। ई का 5, एक्स का 24, 24 5 29 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 69 है, तो इसका मतलब यही गलत है। ठीक, तो असंगत छवि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो इसमें से 5 दिए गए हैं, इसमें से एक क्या है, इन चार का 5 में से एक भिन्न है। ठीक, हमको बताना है कौन सा अलग है। ईयर, आइज, नोज, लिप्स, ये क्या है, ये चेहरे के पार्ट हैं पूरे, लेकिन ये क्या है पैर का पार्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था 5वां, ऐसा ये भी है। असंगत शब्द
छांटना है हमको। अब ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए राइस, ऑप्शन बी बनाना, ऑप्शन सी कुकीज, ऑप्शन डी वाटर। तो इसमें से कौन सा भिन्न है? तो वाटर क्या है, अलग है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक, राइस बनाना कुकीज ये क्या हो जाएंगे, अलग ठोस वाले पदार्थ बन जाएंगे, लेकिन वाटर का लिक्विड में। अगर इसके सॉलिड और लिक्विड के केस में देखेंगे तब, और उसके अलावा देखेंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे, कुकीज बनाने वाले प्रोडक्ट है, लेकिन वाटर नहीं है। छठवें के बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां। एक बक्से में 50 पैसे, 1 रुपये और 10 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं, जिनकी कुल रुपया क्या है, 1840 रुपया है। सभी मूल्य वर्गों के सिक्के समान हैं। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि सभी वर्ग के मूल्य के सिक्कों की संख्या समान है। मतलब एक सिक्का 50 पैसा का है, तो एक सिक्का 1 रुपये का है, तो एक सिक्का 10 रुपये का है। ठीक, उसी के हिसाब से हमको बताना है कि एक 50 पैसे कितने सिक्के हैं और 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 10 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि 10 रुपये के कितने सिक्के, हमको ये बताना है। ठीक, समान का मतलब है कि अगर जितना 10 का होगा उतना 1 का होगा, उतना 50 पैसे के सिक्के होंगे, बराबर बराबर सिक्के होंगे। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे या तो हम रुपया में कन्वर्ट कर लें या तो हम पैसे में कन्वर्ट कर लें। जैसे मैं आपको सुविधा पड़े वैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, कि कितना रुपया है, तो रुपया के बराबर रुपया हो जाएगा, और यहाँ 50 पैसा है। अब मान लेते हैं सिक्कों की संख्या 1 है। ठीक, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ऐसे कर लेते हैं, 50 पैसा, 1 रुपया, 10 रुपया। ठीक, अब 50 पैसा को अगर हम रुपया में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 रुपया लिख सकते हैं। ठीक, ये क्या है, पैसा है। अब इधर देख सिक्कों सिक्का है, सिक्का। अब हमको सिक्का समान दिया है तो अपने अनुसार मान सकते हैं सिक्कों की संख्या 1:1। ठीक, अब देखेंगे टोटल रुपया कितना आता है सिक्कों के हिसाब से। ठीक, रुपया अब इसका आएगा 1.2, इसका आएगा 1, इसका आएगा 10। ठीक, अब जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 10 1 11। रेशियो, पहले रेशियो को हम सिंपल 1/2 है ना, तो इसको हम सिंपल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 20। तो 20 1 21, 21 21 2 23 में जो अगर हम इसको जोड़ भी देंगे तब पर भी 23/2 आएगा। ठीक, अब 23/2 का वैल्यू कितना दिया है, 1840। अब हम इसको काट देंगे, 80 बार में कटेगा, क्योंकि 8 3 24, 8 2 16, 16 2 18, तो 80 बार में कटेगा। अब 2 का गुणा इसमें कर देंगे, 160। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब क्यों मैंने 160 बोल दिया, क्योंकि सिक्कों की संख्या यहाँ पे 1 है, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 160 ही आएगा। ठीक, तो आप रुपया के हिसाब से भी निकाल सकते हैं और पैसे के हिसाब से हम निकाल कर दिखा दे रहे हैं। ठीक, पैसे से कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, रुपया और 10 रुपये रुपये को पैसे में चेंज कर देंगे। तो ये 50 पैसा है, प्लस 1 रुपये में 100 पैसा होता है, प्लस 10 रुपये में 1000 पैसा होता है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1150 पैसा। ठीक, अब यही 1150 पैसा किसके बराबर हो जाएगा, 1840 के, क्योंकि यहाँ पे सभी मूल्य वर्गों की सिक्कों की संख्या समान दिया गया है। ठीक, तो समान दिया गया है, तो अगर हम इसमें 1 का गुणा करेंगे, इसमें भी 1 का गुणा करेंगे, इसमें भी 1 का गुणा करेंगे, तो इतना ही पैसा आएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे सिक्कों की संख्या समान हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1150 का 1840 रुपया दिया, इसको भी हम पैसा में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1840 को हम पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा करना होगा। ठीक, अब 1150 का हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, 0 से इस 0 काट देते हैं, अब 5 काटते हैं ना, 23 से 23 पंजे 115, 23 अट्ठे 184 होता है। अब हम 5 से 100 काट दें, 20 पंजे 100, अब 20 अट्ठे 160, 160 रुपया यही होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो अब हम 7 को चाहे ऐसे करें चाहे
पैसे से करे चाहे रुपये से करे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को इस टाइप का पहले एक भी क्वेश्चन बता चुका हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, श्रेणी में अगली संख्या याद कीजिए। 6, 7, 13, 40, 159 के बाद क्या आएगा हमको ये बताना है। अब देखते हैं 6 में क्या ऐड किया है, +1 ऐड किया है, और लेकिन यहाँ पे एकाएक वृद्धि हो जा रहा है, इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। 6 गुणे 1 + 1 कर सकते हैं तो आएगा 7। अब इसमें हम कर सकते हैं 7 गुणे 2 - 1 कर सकते हैं, 13 आएगा। अब +1 करेंगे इसमें, 13 × 3 = 39 +1, फिर इसके बाद करेंगे 4 तो 4 - 1 हो जाएगा। इसी प्रकार इधर करेंगे तो 5 + 1 हो जाएगा। जब 5 + 1 करेंगे तो 5 × 9 = 45, 5 × 5 = 25, 4 29, 5 × 5 = 2, 7, 795 +1 करेंगे कितना आ जाएगा 796। यही 796 क्या होगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदले जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि हैन किससे संबंधित है, चीक से, तो काऊ किससे संबंधित हो जाएगा, काफ से, क्योंकि यहाँ पे हैन के बच्चा दिया गया है। ठीक, चूजा दिया गया है तो काऊ का बछड़ा होगा काफ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरे भाई की माँ का इकलौता भाई है। उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है। ठीक, तो एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा वह मेरे भाई, तो महिला का भाई हो जाएगा इधर, महिला के भाई की माँ, भाई का माँ का इकलौता भाई, तो माँ का इकलौता भाई इधर हो जाएगा। भाई, अब उस पुरुष का महिला से क्या संबंधित है, यही भाई इकलौता भाई क्या है, वही पुरुष है, और उस पुरुष का इस महिला से संबंध बताना है। ठीक है, अब देखिए महिला और भाई दोनों क्या है, भाई बहन है, तो अब भाई बहन की ये क्या है, माँ है। ठीक, अब माँ का भाई तो मामा लगेगा, मामा को इंग्लिश में अंकल कहते हैं। ठीक, तो यही अंकल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 10वें क्वेश्चन, 11वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे, इस वाले को गिनेंगे 5 5 5 10 10 1 11। अब देखेंगे कि और कौन सा बन रहा है, तो देखेंगे कि एक वर्ग यहाँ से बनेगा बड़ा वाला, और एक वर्ग यहाँ से बनेगा बड़ा वाला। ठीक, तो 11 6 17 17 2 19, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 19 वर्ग होंगे इस आकृति में। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित 1 2 3 4 से सांख्यिकीय कौन सी छवि दी गई श्रृंखला के लिए अगली छवि होगी। तो हम देखेंगे कि ए वाला श्रृंखला मतलब कि जो ऊपर वाला श्रृंखला है ये कैसे संबंधित है एक दूसरे से। ठीक है, तब देखेंगे इसमें पहले क्या है, सर्कल में पहला एक लाइन है, इसमें फिर 3 है, 1 है, 3 है, इसमें देखेंगे तो कितना है 6 है। अब इसमें देखेंगे तो 10 है, तो 10 के बाद कितना आएगा हमको ये बताना है। ठीक, तीनों की संख्या कितनी आएगी हमको ये बताना है। तो इसमें देख रहे हैं सीरीज फॉलो हो रहा है, 3 + 2 किया है, 3 + 3 किया है, फिर +4 मतलब 2 3 4, तो इसके बाद क्या होगा +5 होगा, तो आएगा कितना 15। अब देखेंगे यही 15 किस सर्कल के तीलियों में है, एक में है कि 2 में है कि 3 में है कि 4 में।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें 14 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें 16 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। जिसका 4 है यही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन इस यहाँ पे कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यदि संख्या अनुक्रम 1 2 4 5 6 6 6 6 7 1 3 4 2 में सभी विषम संख्याओं में 1 जोड़ा जाता है और सम संख्याओं में 2 जोड़ा जाता है, तो फिर नए संख्या अनुक्रम को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो दाईं ओर से 7वां अंक कौन सा होगा, हमको ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया गया है विषम वाले में 1 जोड़ेंगे और सम वाले में 2 कर लेते हैं। अब 1 क्या है, विषम है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, फिर 2 में 2 जोड़ेंगे 4, फिर 4 में 2 6, 5 में 1 6, 6 में 1 6 में 2 8, फिर 6 में 2 8, फिर 6 में 2 8, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, अब फिर 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4। अब इसी को हमको क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम का मतलब क्या है, बढ़ते क्रम में। तो पहले हम लिखेंगे 2, फिर 2, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर इसके बाद क्या है 4, कितने 4 है, 3 है, 4 3 लिख दिए। 6 कितने हैं, 3 है, 6 3 लिख दिए। फिर 8 कितने हैं, 4, तो 8 4 लिख दिए। अब हमको देखना है कि दाईं ओर से 7वां कौन सा होगा। दाईं ओर से मतलब इस साइड से, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, क्या होगा 6। दाईं ओर से 7वां अंक कौन सा होगा, 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित अंकों के अनुक्रम में ऐसे कितनी बार 3 अंक आया है जिसके तुरंत पहले 4 है, तुरंत पहले 4 है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 4 के बाद 3 कितनी बार आया है, हमको ये बताइए। देखते हैं 4 के बाद 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, अब इसके बाद कहीं नहीं आया है। तो कितनी बार आया है, 4 बार। ये इसके अनुसार भी देखेंगे तो यही चीज़ आएगा। 3 के पहले 4 1, 3 के पहले 4 2, 3 के पहले 4, फिर यहाँ पे भी है 3 के पहले 4, यहाँ पे भी है। ठीक, तो कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 14 का डी एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, ये भी किसका है, वेन आरेख का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या करें। वेन आरेख में निम्नलिखित में कौन सी संख्या उन युवा लोगों को दर्शाता है जो बेरोजगार हैं लेकिन अशिक्षित नहीं। ठीक, तो हमको इलिटरेट के बारे में नहीं पूछा है, हमको पूछा है यूथ और अनएम्प्लॉयड के बारे में। तो युवा और बेरोजगार के बारे में पूछा है। तो कौन है इसमें दोनों, आप 2 हैं। तो देखते हैं आप किस ऑप्शन में 2 है। तो ऑप्शन नंबर बी में 2 दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो वेन आरेख बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। गले में खिचखिच हो रही है यार। यदि बी ए के दाईं ओर अगले स्थान पर बैठता है और ए बाईं ओर से 7वें और बी दाईं ओर से 18वें स्थान पर है, यदि ए और बी सीटों को परस्पर बदलते हैं तो बी का स्थान दाईं ओर से कितना है, हमको ये बताना है। यहाँ पे बता दिया है कि बी ए के दाईं ओर अगले स्थान पर, मतलब कि जस्ट ए के बाद क्या है, बी बैठा है। अब शुरुआत से बाईं ओर से ए कितने स्थान बैठा है, 7वें स्थान पर। ठीक, ए। अब इसी के बाद 8वें स्थान पर कौन बैठा है, बी बैठा है। बाईं ओर से 8वें स्थान पे कर रहा हूँ। मान लीजिए इसी के बाद क्या, बी बैठा है।
अब यहाँ पे क्या कहा है कि 7, अब बी दाईं ओर से 18वें स्थान पे, मतलब यहाँ दाईं ओर से देखेंगे तो ये वाला स्थान क्या पे है, 18वें स्थान पे है। ठीक, यदि ए और बी सीटों को परस्पर बदलते हैं, मतलब बी यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे आ जाए, तो बी का दाईं ओर से कितना स्थान है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक का ऐड हो जाएगा बी में, तो 18 1 19, 19वें स्थान पे बी है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इस प्रश्न में कथनों में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दर्शाए गए हैं। इन कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन दिया गया है और निष्कर्ष है, हमको बताना है कौन सा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक, तो अब देखते हैं निष्कर्ष क्या है। यहाँ पे दिया है टी ग्रेटर देन आर, तो हम चलते हैं इस वाले में, देखते हैं आर यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, दोनों के बीच का रिलेशन देखते हैं। तो इसमें देखेंगे टी और आर के बीच में पहले इधर का एच है, फिर यू है, फिर इधर आर। तो देखेंगे जो ये साइन दिख रहा है एक दूसरे के विपरीत दिख रहे हैं। ठीक, जब विपरीत दिखते हैं तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। तो इसका मतलब कि जो आप निष्कर्ष 1 है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टी और आर के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन सकता है। आप दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, डी लेस देन वाई, तो डी यहाँ पे है, वाई यहाँ पे है, और इनके बीच में जो दिख रहे हैं साइन, साइन क्या है, एक ही तरफ के मुंह किए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन बन सकता है। और कैसा बनेगा, जो बड़ा वाला होता है वही उसी का रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई डी लेस देन वाई, मतलब वाई क्या होगा, बड़ा होगा डी से। तो दो क्या है, सही हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष दो ही अनुसर करता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब लागू किया गया था। अब दहेज निषेध अधिनियम कब लागू किया गया था, हमको ये पूछा है। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1975। तो भारत में दहेज निषेध अधिनियम 1961 से लागू किया गया था। ठीक, यह एक कानून है जो कि संसद के द्वारा पास किया जाता है, संसद के द्वारा पास किया जाता है। ठीक, इस अधिनियम में दो सेक्शन है, सेक्शन 3, सेक्शन 4, जिसके तहत क्या होता है कि दहेज लेने, जो सेक्शन 3 होता है, इसमें यह प्रावधान दिया गया है कि जो भी पार्टी या शादी ब्याह करने वाले दहेज लेते हैं या देते हैं, दोनों पर जुर्माना का प्रावधान दिया गया है। ठीक, मतलब दहेज लेना व देना क्या है, गुनाह है इस सेक्शन के अनुसार। दहेज लेना एवं देना क्या है, अपराध है। इसमें कम से कम व्यक्ति को 5 वर्ष की कैद या 15,000 रुपया जुर्माना या दोनों देना पड़ सकता है। ठीक है, और दहेज निषेध अधिनियम में जो दहेज लेना और देना अपराध किसके अंतर्गत आता है, आईपीसी धारा के 498 के अंतर्गत इसको अपराध माना गया है। आईपीसी किस सेक्शन में, 498 में इसको अपराध माना गया है। दहेज प्रथा की शुरुआत कब हुई थी, उत्तर वैदिक काल में। दहेज प्रथा की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की प्रथम घोषणा वर्ष में की गई थी, मतलब कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल सबसे पहली बार कब लगाया गया था। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति
आपातकाल लगाते हैं। 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगाते हैं। और सबसे पहली बार कब लगा था? 1962 में। 1962 में कब? चीन के युद्ध के समय। चीन और भारत का जब युद्ध हो रहा था तब आपातकाल लगा था। अभी तक भारत में कितनी बार आपातकाल लग चुका है? तो 3 बार लग चुका है। 3 बार लग चुका है। कब कब? पहला बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में। ठीक, 1971 में कब लगा था? पाकिस्तान के युद्ध के समय। जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तब आपातकाल लगा था। और 1975 में क्यों लगा? आंतरिक विद्रोह के कारण। आंतरिक विद्रोह के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक, अब इसके तहत 3 आर्टिकल और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 3 अनुच्छेद या 3 आर्टिकल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा? आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। आर्टिकल 356 में क्या? राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। कहाँ लागू होता है? राज्यों में। ठीक, और 360 ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक भी नहीं लगा है। एक भी नहीं लगा है। और राष्ट्रपति शासन 131 बार लगाया जा चुका है भारत में। और सबसे अधिक किस राज्य में लगा है? उत्तर प्रदेश। 10 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में। ठीक, और सबसे पहली बार कब लगा था? सबसे पहली बार 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो ये भी क्या है? अधिनियम है। ये भी क्या है? ला। तो जो अधिनियम होते हैं किसके द्वारा पारित किए जाते हैं? संसद के द्वारा पारित किया जाता है। ठीक है, अब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1856 में। 1856 में पारित हुआ था। तो उसमें संसद नहीं था। तो जो इसमें किसका शासन था भैया? ब्रिटिशों का शासन था। ब्रिटिश का। तो ब्रिटिश लोग ही क्या किए थे? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किए थे। किसके अंडर में? जो इसके मसौदा तैयार करने वाले थे वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। इन लॉर्ड डलहौजी को पूरा श्रेय दिया जाता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित कराने में। ठीक, लॉर्ड डलहौजी। और ये लॉर्ड डलहौजी किसके शासनकाल में, मतलब उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग के देखरेख में लॉर्ड डलहौजी ने ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। लॉर्ड कैनिंग की देखरेख में। ठीक, अब भारत में जो विधवा पुनर्विवाह के सबसे बड़े समर्थक कौन थे? भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के सबसे बड़े समर्थक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्यों थे? ईश्वर चंद्र, सॉरी विद्यासागर गलती लिखा है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्यों थे? क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सबसे पहले एक विधवा से शादी किए थे। और इन्हीं कारण विधवाओं को एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने आसान हुआ। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आप सभी लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब
एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।